नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन का ये ऑफिशियल ट्वीट है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुन लिया है। 1 जनवरी 2025 के बाद पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। दोस्तों, इसके अंदर सबसे ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान यूनानिमसली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इस इलेक्शन को जीता है। किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बैठने के लिए 124 वोट्स चाहिए होते हैं। पाकिस्तान को 182 वोट्स मिले। अब यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखो, अभी तक क्या होता था कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट नहीं, परमानेंट मेंबरशिप को सीख करता था। कहता था कि हमको भी परमानेंट मेंबरशिप दो। उस परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत क्या कहता था? भारत ये कहता था कि हम 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुने गए हैं। 2020 में भारत वापस से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया था, जिसके कारण से भारत अब 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बना हुआ है। हम वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर बनी हुई कंट्रियों में से एक है, जो दर्शाता है कि पूरा वर्ल्ड ये चाहता है कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे। तो क्यों ना हम भारत को परमानेंट मेंबरशिप दे दें। इस तरीके से भारत रिफॉर्म की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के हमेशा खिलाफ रहता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को खुद को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहिए। हालांकि उसको पता उसको नहीं मिलेगी, पर उसके बावजूद भी वो क्लेम करता रहता है। और अब पाकिस्तान के क्लेम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ था। अब पाकिस्तान भी 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हो चुका है, जिसके कारण से वो भारत से यहाँ पर कॉम्पीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में भारत परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर एक थ्रेट के रूप में दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ये चीज कैसे होगी उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ से टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप इंडिया के इन टॉप एजुकेटर के साथ में पढ़ना है, अब बिल्कुल से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। देखो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद पूरे वर्ल्ड को ये डर था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि उस समय पे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का भी प्रयोग हो चुका था, जिसके कारण से अगला अगर विश्व युद्ध होता है तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर थ्रेट होगा। ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कंट्रियों के डिस्प्यूट को सॉल्व करे, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी को मेंटेन करे। और उस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका गठन किया गया था। इवन पूरे यूनाइटेड नेशन का ही गठन इसी चीज के लिए किया गया था। पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा लिए गए डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो उन चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। उन बाइंडिंग डिसीजन को बनाने वाली सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जो पॉलिटिकल रूप से अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। और इनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। ये हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। इसमें आपको यूएस, चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस दिखाई देंगे। वहीं बाकी सारी कंट्रियों के अंदर रेगुलर इलेक्शन होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में बाकी सारी कंट्रियों को रखा जाता है। अफ्रीका रीजन से 3 सीट आती है, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन से फिर 2 सीट आती है, वेस्टर्न यूरोप से 2 और एक ईस्टर्न यूरोप की सीट देखने को मिलती है। इस तरीके से टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर हर बार इलेक्ट होके आते हैं, और फिर उनके टेन्योर रहता है 2 साल का। फिर 2 साल के बाद उनको अपनी सीट छोड़ देनी होती है। ये जो 2 साल का समय होता है ना, इस 2 साल के समय के अंदर हर महीने प्रेसिडेंसी शिफ्ट होती है।
यानी कि लगभग हर नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनता है। इवन हर परमानेंट मेंबर भी हर टेन्योर के अंदर प्रेसिडेंट बनता है। इस तरीके से रोटेशनल बेसिस पे प्रेसिडेंसी जो है वो घूमती है। ऐसी कंडीशन में नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में कुछ पावर तो रहती है। भारत जो है वो भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 8 बार चुना जा चुका है। 1950 में, 1967 में, 1972 में, 1977 में, 1984 में, 1991 में, 2011 में और 2020 में। आप क्लियरली देख सकते हो, टोटल 8 बार भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत का कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करो, जिसके 5 महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं। पहला यह है कि 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी। 1945 के अंदर ये काउंसिल बनी, उसके समय पर 51 देश हुआ करते थे। आज लगभग 193 देश हैं, यानी कि देशों का नंबर बढ़ के लगभग 4 गुना हो चुका है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इसके पास में बहुत सारी पावर है। ये इनइफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसे केवल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में यूज किया जाता है। जितने ही परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा वीटो पावर को इसी तरीके से यूज किया जाता है। जैसे भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टेररिज्म के खिलाफ कई सारे रेजोल्यूशन पेश करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का अलाई है, तो चाइना वहां पर वीटो पावर का प्रयोग करता रहता है। वहीं अफगानिस्तान, रशिया यूक्रेन वॉर, सूडान, इथोपिया, इन सब के अंदर जो हो रहा है ये सिक्योरिटी का थ्रेट ही है। बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं कर पा रहा। इवन इजराइल हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका एक मेन कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही है, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल सही समय पे कोई भी डिसीजन दे नहीं पाई। वहीं आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई सारे नए एजेंडा आ चुके हैं जो उसके इंसेप्शन के समय नहीं थे। ऐसी कंडीशन में वाइड रेंज ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को चाहिए। अफ्रीका, साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अब देखो, परमानेंट मेंबर के अंदर आपको एशिया से चाइना मिल जाएगा, छोटा सा यूरोप, वहां से आपको फ्रांस, यूके और रशिया 3 देश देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका से यूएस देखने को मिलेगा, पर साउथ अमेरिका से कोई नहीं, अफ्रीका से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं। इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो परमानेंट मेंबरशिप को क्लेम करता है, और उस चीज को क्लेम करने के लिए वो अपने साथ में कई सारे और देशों को लाता है। जैसे ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान मिलके G4 नेशन बनाते हैं, और ये G4 नेशन कहते हैं कि हम लोगों को परमानेंट मेंबरशिप दो। वहीं वो जब G4 देश परमानेंट मेंबरशिप की मांग करेंगे तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स हैं उनको दिक्कत होगी। तो उन्होंने ना एक नया ग्रुप भारत के खिलाफ, G4 कंट्रियों के खिलाफ खड़ा करा हुआ है, जिसे वो कहते हैं यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। ये वो देश है जो इन चारों देशों के दुश्मन है, कभी नहीं चाहते सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इन 4 देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिले। जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी के पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे इटली और स्पेन, और इटली और स्पेन जर्मनी को परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं देखना चाहेंगे, तो इन लोगों को यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के अंदर जोड़ दिया। वैसे ही भारत की जो मेंबरशिप है उसका विरोध करता हुआ दिखेगा पाकिस्तान, तो इन्होंने पाकिस्तान को यूनाइटेड फॉर कंसेंसस में डाल दिया। जापान को अपोज करता है ऑस्ट्रेलिया, और अर्जेंटीना करता है ब्राजील को। हर एक देश का पड़ोसी देश विरोध करता है उसकी परमानेंट मेंबरशिप के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जैसे हमारे ही रीजन में भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो हमारे रीजन में भारत की पावर बढ़ जाएगी, जो भारत का पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और इवन दूसरे देश भी कभी नहीं चाहेंगे। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में हर देश रिफॉर्म की तो बात करता है, रिफॉर्म क्या होंगे वो कहीं भी कंफर्म देखने को नहीं मिलता। इवन एक L69 ग्रुप भी बनाया गया है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक कंट्रीज, ये सारी कंट्रियां जो है वो साथ में आके बात करती है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। भारत का कहना यह है कि हमको परमानेंट मेंबरशिप दे दो, क्योंकि भारत का कहना यह है कि हम 8 बार से प्रेसिडेंट बन चुके हैं।
या नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, जिसके कारण से हमारे स्टेक थोड़े पावरफुल है। हमने कई सारे ऐसे रिजोल्यूशन ला के रखे हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमेशा से चाहिए थे। हम दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं, जो आने वाले समय में सबसे बड़ी आबादी बन जाएगी। अगर भारत को आप सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप नहीं देते हो तो आप दुनिया की 17% आबादी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। और अभी भी परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर हम थर्ड लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बट स्टिल इंडिया इज नोवेयर। बट हु इज देयर इन परमानेंट मेंबरशिप? ब्रिटेन, जो कि कॉलोनियल समय पे पावरफुल हुआ करता था बट आज रिसेशन से जूझ रहा है। फ्रांस के अंदर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। चाइना, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से भारत जो है वो यहाँ पर रिफॉर्म की मांग करता है और कहता है परमानेंट मेंबर के अंदर हमें सीट दो। वहीं भारत का विरोध करता है पाकिस्तान, और अब रिसेंटली भारत की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि पाकिस्तान भी उतनी ही बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है जितने की भारत। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सजेशन कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर आप लोगों को हमारे सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे सेंटर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।